तो गर्मी तेज है और निश्चित रूप से किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि मैं अगर एक भी सीट हारे तो मैं यहाँ पानी पिलाने बैठ जाऊंगा। बीजेपी का रुख कर लेते सबसे पहले मदन प्रजापत, हैट्रिक बनाने के आप निश्चित रूप से हर बार हर चुनाव की तरह इस बार भी सोच रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल्स ने उस तरफ इशारा नहीं किया और इस बार सेंध लगेगी आपके यहाँ पर एग्जिट पोल्स के अगर माने। और किरोड़ी लाल मीणा भी कह के चल रहे हैं कि कुछ कंटेस्ट है सीटों पर जहां पर दिक्कत हो सकती है। चूरू का वो जिक्र कर रहे हैं, बाड़मेर का जिक्र कर रहे हैं। मदन जी ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा अपना। देखिए मनीष, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो 1.5 महीने तक लोकतंत्र का महापर्व चला और इस महापर्व के अंदर जिन कर्मचारी और अधिकारियों ने सहयोग दिया, अपना घर छोड़ा, कई लोगों की गाली खाई और उसके बाद में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और स्वस्थ लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में जिनकी भूमिका रही, उन सभी का अभिवादन करता हूं और उन सबको धन्यवाद देता हूं। दूसरी चीज, आपने कहा कि राजस्थान के अंदर चुनाव के अंदर हम हैट्रिक नहीं मारेंगे। मनीष, बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ समय बचा है और कल भी हम टीवी पे रहेंगे। राजस्थान में तीसरी बार 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और राजस्थान में इतिहास लिखा जा रहा है। राजस्थान में ही इतिहास नहीं लिखा जाएगा, कल पूरे देश में इतिहास लिखा जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने वाली है और ये जो सरकार बनेगी, जो सरकार थी और जो बनेगी, ये सरकार है गांव, गरीब, किसान, महिला की सरकार है। इसीलिए तीसरी बार देश की राजनीति में पहली बार देखा होगा मनीष कि सहानुभूति की लहर पे सरकार नहीं बन रही है। जो पिछले 10 साल के अंदर जो हमने काम किया है, उस काम के आधार पर सरकार बनने जा रही है। जिन महिलाओं को हमने धुएं से आजादी दिलाई, जिन महिलाओं को शौचालय बना के दिया, जिन किसानों को किसान निधि खाते के अंदर डाली, उनके आय दुगनी करी, उनके जो फसल बीमे का पैसा टाइम पे उनको पहुंचता है, बिना लीकेज के पहुंच रहा है। ठीक है, वो इश्यूज पर मदन जी इश्यूज पर आएंगे। शुरुआती ओपनिंग कमेंट मेरा इसी लिहाज से था कि क्या कोई कॉन्टेस्ट है कि नहीं, लेकिन आप ही की बात पे काउंटर ये खुद आपके नेता कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ही नहीं, खुद अमित शाह तक भी कह चुके कि कुछ एक सीटों पर, हालांकि उन्होंने सीटें एक दो ही कहा, लेकिन बाकी नेता भी कह चुके हैं कि कॉन्टेस्ट है। और अब निश्चित रूप से आप नेता हैं, पार्टी के बचाव करेंगे कि पूरी 25 है। दोबारा लौट के आऊंगा अब सुभाष सिंह चौहान भी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। अब सुभाष, आपको क्या इस चुनाव में लग रहा है एक तरह से कोई पॉलिटिकल संजीवनी मिल जाएगी? जो 3-4 सीटें बनती दिख रही हैं, 2-3 सीटें हर एग्जिट पोल के हिसाब से, तो क्या लगता है कि वापस कांग्रेस का एक कमबैक होगा इलेक्शन 2-3 सीटें मिलने से? देखिए मनीष जी, बात क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो चुनाव है मुद्दों पे लड़ना चाहता है और अब की बार हर बार जो कांग्रेस है वो मुद्दों पे चुनाव लड़ी है, ना कि मंगलसूत्र और मुजरे पर चुनाव लड़ी है। तो हमारा जो फोकस था वो किसान को लेकर का था, हमारा जो फोकस था वो युवाओं के रोजगार को लेकर के था, हमारा जो फोकस था वो अग्निवीर को लेकर के था। और इस वजह से युवाओं में उत्साह था। जिस हिसाब से भाजपा सरकार ने 700 से ज्यादा किसानों की हत्या की, तो वो किसानों में रोष था। जिस हिसाब से विगत 5 वर्षों में महंगाई बढ़ी, उससे महिलाओं में रोष था। जिस हिसाब से लगातार जो बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चलेगी, प्रधानमंत्री कहते गए कि भैया पकौड़े चलो, तो वो जो युवा थे उनमें जोश था। और खास करके जो शेखावाटी बेल्ट और जो राष्ट्र क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा सेना में जवान जाते हैं, उन युवाओं में अग्निवीर को लेकर के रोष था। तो युवाओं में उत्साह था, उस उत्साह वर्धक के हिसाब से वोट दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि अब 12 घंटे या 14 घंटे ही बच गए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से हम ये सुनिश्चित है चाहे एक सीट जीते, लेकिन बीजेपी से हम अत्यधिक सीट लाएंगे, चाहे हम एक ही सीट लाए। इनकी तरह पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी नहीं है जो कह रहे थे कि हम हर सीट 5 लाख से जीतेंगे। 5 लाख से जीतते जीतते कहां पे आ गए। मैं इतना दावा कर सकता हूं, चाहे एक सीट से ही ज्यादा जो जीत रहेगी वो कांग्रेस की जीत रहेगी। मतलब आप बोल रहे हैं कि बीजेपी जो 20-22 सीटें एग्जिट पोल्स में दिखाई जा रही हैं वो गलत है, आप ज्यादा सीटें जीतेंगे। ये तो मोदी पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी पोल है और मोदी पोल पे हम विश्वास नहीं। तो आपकी सीटें कितनी है? आपकी सीटों का नंबर क्या है? क्या एग्जैक्ट आपका खुद का एग्जिट पोल क्या है? मैंने आपको बताया ना, चाहे एक सीट जीते, चाहे कि आप नंबर दीजिए ना, आप नंबर अब आप जब नंबर्स पर बात आती तो आप बचने लग जाते हैं। अच्छा सुभाष जी, ये नहीं चल सकता।
ठीक है, 10 से 12 जो सीटें हैं वो कंफर्म है और 5 सीटों के ऊपर हमारा कंटेस्ट है, ये नंबरिंग है। अब जो 10 से 12 है, अब ये जो कॉन्टेस्ट है, ये कॉन्टेस्ट पर जो फेसेस हैं उनको लेकर भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि शो ही उन्हीं पर है। अब संजीव हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। संजीव, आप ही से शुरुआत करूंगा, फिर मित्तल साहब के पास जाएंगे। कौन से बड़े चेहरे हैं आपको जो लगता है सियासी तौर पर? निश्चित रूप से देश भर में रिजल्ट्स आएंगे, बड़े चेहरे हर बार वीआईपी सीट्स होती हैं, लेकिन राजस्थान की बात करें तो वो कौन से चेहरे हैं जो चमकेंगे, जो ब्राइट होंगे, और जो चेहरे जिनका सियासी पटाक्षेप इस चुनाव में हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, अब राजस्थान से अगर कोटा से देखें तो जिस तरीके से ओम बिरला जी चुनाव लड़ रही हैं, उनके खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो भी उनको कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से आप अगर बाड़मेर में चले जाएं तो रविंद्र भाटी जी जो इंडिपेंडेंट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं उनको। और जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि राजपूत वोटों का नाराज होना भारतीय जनता पार्टी से, जाट वोटों का नाराज होना, जो कि शेखावटी ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के अंदर इनसे काफी दूरी बनाए रखी भारतीय जनता पार्टी ने, जाट वोटों ने, वसुंधरा राजे का नाराज होना, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको बीजेपी को वक्त रहते जिन मुद्दों के ऊपर काम करना चाहिए था, बट बीजेपी ने अति आत्मविश्वास के साथ ये सोचा कि 400 सीटें आ रही हैं और उस मुद्दों के ऊपर काम नहीं करा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव के अंदर निकाल लेंगी, वो मुझे धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको वक्त रहते भारतीय जनता पार्टी को बना लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए था। मीना वोटर अगर आप देखें, किराड़ी लाल मीणा जी का जिस तरीके से बयान आया, किराड़ी लाल मीणा जी भी बोल रहे हैं कि फाइट है, तो भारतीय जनता पार्टी भी ये स्वीकार कर रही है कि कांग्रेस उनको कड़ी टक्कर दे रही है इन आम चुनाव के अंदर जो 18वीं लोकसभा के लिए 2024 के अंदर कुछ सीटों पर जी नहीं, उनका कहना है कुछ सीटों पर। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी ये नहीं कहती कि दूसरा जो उनका प्रतिद्वंदी है वो उनको 50-50 की टक्कर दे रहा है। अगर उनका ये एडमिट करना ही एक अच्छी बात है, उन्होंने एडमिट करा कि हाँ कांग्रेस हमें फाइट दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे बोलते हुए आ रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हम 2019 वाला जो और 2014 वाला जो चुनाव है वो रिपीट करेंगे, जो रिजल्ट था उसको रिपीट करेंगे, बट धरातल की जो सच्चाई है वो भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि उस तरीके का रिजल्ट रिपीट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वर्कआउट किया जाना चाहिए था, बहुत सारे ऐसे समाज के तबके थे जिनको मनाना चाहिए था। राजपूत वोट जो हैं वो रविंद्र भाटी को टिकट नहीं मिला उससे लेकर के काफी नाराज हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मुझे नहीं लगता कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर पाएगी। हाँ, जो एग्जिट पोल्स में आ रहा है उससे आधी या कड़ी टक्कर 50-50 ये चांसेस लग रहे हैं। तो चेहरे कौन से चेहरे आप क्या मान रहे हैं कि जो चेहरे ज्यादा ब्राइट होंगे? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी आप देखिए जिस तरीके से राजपूत समाज के जो लोग हैं, जाट समाज के जो लोग हैं जो रविंद्र सिंह भाटी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर रविंद्र सिंह भाटी जो हैं वो भी एक उभरता हुआ चेहरा निकल करके सामने आएंगे। ओम बिरला जी को भी काफी कड़ी टक्कर दी जा रही है। और भी अब अगर आप देखेंगे कि हनुमान बेनीवाल जो नागौर से जीते थे, सांसद थे, उनको भी काफी कड़ी टक्कर दी जा रही है, क्योंकि जो जाट समाज है वो बीजेपी से काफी खासा नाराज चल रहा है, तो उसका इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर जरूर आएगा। ठीक है, आपका कहना है कि जाट बहुल जो सीटें उन पर असर देखने को मिल सकता है, और जो चेहरे हैं फिर वो बात किसी से छिपी नहीं कि कौन कौन चेहरे इस समाज से आते हैं। मित्तल साहब, आपका रुख करते हैं फाइनली वही जो संजीव से मैंने सवाल पूछा, अगर बीजेपी 20-21 रहती और 4 सीटें बीजेपी लूज करती इस इलेक्शन में, जो अरसे से लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी वो तो कल ईवीएम का ताला खुलने के बाद ही पता लगेगा, दोपहर तक तस्वीर साफ होगी, लेकिन अगर ऐसा 20-5, 21-4 का रिजल्ट रहता है और वो 4-5 सीटें बीजेपी गंवाती है, तो कौन से नेता हैं जिनका सियासी पटाक्षेप हो जाएगा और कौन से और ऊपर उभर जाएंगे, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से? मनीष, मैं आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो आज चुनाव आयोग की जो मीटिंग हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें जो राजीव जी ने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जितनी भी बातें थी जो अब तक विपक्ष ने उठाई थी उस सबका उन्होंने एक एक करके जवाब दिया, और ये भी बताया कि देश में 64 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि जो पोस्टल बैलेट होगा उसकी पहले गिनती होगी, क्योंकि कांग्रेस को इस पर ऐतराज था कि पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में हो रही है, तो उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में फिर विपक्ष ने, जो खासतौर से कांग्रेस ने, उसने भी एक सकारात्मक टिप्पणी की है कि नहीं, जो चुनाव आयोग ने जिन चीजों का हमें संदेह था उनका आज सफाई दे दी और मामला ठीक ठाक है। अब मुझे लगता है कि जब कल 4 जून को परिणाम आएंगे तो शायद ईवीएम पे ठीक रंग नहीं फोड़ा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से कोई चुनाव हार गया या कोई चुनाव जीत। लेकिन अब जब आपने राजस्थान के संदर्भ में बात कही है,
तो मैं कांग्रेस और विपक्ष की, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करने के बजाय इनके अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी 25 की 25 के दावे कर रही है और कांग्रेस पूरी कह रही है कि 3-4 सीटें 5 सीटें उनको इस बार मिल सकती है। लेकिन इस मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण बयान अभी आपने दिखाया वो किरोड़ी लाल मीणा का है। हम किरोड़ी लाल मीणा को बेबाक एक राजनेता मानते हैं, चाहे वो क्या नाम से पहले कुछ दिनों कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार में भी शामिल हुए और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में अभी क्या नाम से है। उन्होंने जो बात की, उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि वो 2 सीटों को महत्वपूर्ण मुद्दा कंटेस्ट वाली मान रहे हैं, एक मान रहे हैं चूरू की और एक बाड़मेर की। इन 2 सीटों का उन्होंने कहा कि है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बात कही कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने 7 सीटों की एक सूची उनको और दे दी और ये कहा कि किरोड़ी लाल जी आपको ये 60 सीटों की सूची दे रहा हूं, आपको यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। अब उन्होंने उसमें कौन कौन से नाम गिनाए, उसमें भरतपुर गिना दिया, अलवर गिना दिया, दौसा गिना दिया, कोटा गिना दिया, झालावाड़ गिना दिया। हम देख रहे हैं कि अलवर कोटा के अंदर कौन चुनाव लड़ रहा है। अलवर के अंदर क्या नाम से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। कोटा के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं। बाड़मेर के अंदर केंद्रीय मंत्री कैलाश चुनाव लड़ रहे हैं। अब यदि मान लो इतने बड़े बड़े दिग्गजों की सीट को भी यदि क्या नाम से प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि किरोड़ी जी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि क्या नाम से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरी नजर में राजस्थान में सबसे बड़ी कोई हॉट सीट है तो वो जालोर सिरोही की सीट है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, वैभव गहलोत। हम सब जानते हैं कि जो जोधपुर उनका गृह जिला है, जोधपुर को छोड़कर इस बार क्या नाम से जालोर सिरोही, राजस्थान में कांग्रेस की दृष्टि से यदि सबसे सुरक्षित संसदीय क्षेत्र है तो जालोर सिरोही है। लेकिन हमने देखा कि जितने भी संघर्ष की बात बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसमें जालोर सिरोही का नाम नहीं। उससे ऐसा लगता है कि जालोर सिरोही पर क्या नाम से कांग्रेस को जो है शायद क्या नाम से हार का सामना करना पड़े। और ये जालोर बिल्कुल, अब यही बड़ी चीजें, ये सीट्स और ये मोमेंट्स ही बड़े डिसाइडिंग होंगे, राजस्थान की सियासी तस्वीर अब साफ करेंगे मित्तल साहब। क्योंकि अगर हम बात भी कर लें, हम जालौर सिरोही की बात करें तो अशोक गहलोत का नाम बिल्कुल आना लाजमी है। मान लीजिए जालौर सिरोही सीट हार जाते हैं, अमेठी नहीं निकल पाती है, तो अशोक गहलोत का कद किस लिहाज से कांग्रेस में राजस्थान में होगा, क्योंकि अब 5 साल सरकार वहां पर भी नहीं है और अब 2000 जब वहां पर 28 का चुनाव होगा, राजस्थान विधानसभा का चुनाव, तब वो बड़े देखने वाली बात होगी कि कौन से चेहरे के साथ कांग्रेस जाएगी। लेकिन अगले 4-5 साल की जो सियासी तस्वीर होगी वो अशोक गहलोत के इर्द गिर्द होगी, या फिर कोई कांग्रेस को आला कमान को विकल्प देखना पड़ेगा। विकल्प फिलहाल जो दिखता है वो एक और ही चेहरा है, वो है सचिन पायलट। देखिए भाई, मेरा ऐसा मानना है कि जो कांग्रेस में अशोक गहलोत साहब का जो भविष्य है वो तो 25 सितंबर 2022 को ही क्या नाम से समाप्त हो गया था, जब क्या नाम से विधायकों की, कांग्रेस विधायकों की समानांतर बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 90 विधायक इस्तीफा देते हैं अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए। यदि मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया जाए, 90 विधायक इस्तीफा दे दिया, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत का भविष्य उसी दिन समाप्त हो गया। आपको अच्छी तरह ध्यान है, तब अशोक गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे, लेकिन उसके बाद में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने। ये बात जरूर है कि 2-2.5 साल क्या नाम से राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने में वो पद पर कायम रहने में सफल रहे। लेकिन अब उनकी जितनी सियासत है वो जालोर सिरोही पे टिकती है। यदि जालोर सिरोही से वैभव गहलोत आते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति में अशोक गहलोत के भविष्य पर विराम लग जाएगा। जहां तक अमेठी का सवाल है, मुझे लगता है कि अमेठी में उनकी कोई खास भूमिका नहीं है। अमेठी में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नजर नहीं आता है। इसलिए अशोक गहलोत के भविष्य जो पूरी तरह डिपेंड है वो जालोर सिरोही पे डिपेंड है। ठीक है, अब मदन प्रजापत आपके पास लौटना चाहूंगा। बड़े नाम जो दांव पर होंगे, अगर मान लीजिए 4 सीटें जिसमें से खुद किरोड़ी लाल मीणा आपके बड़े नेता हैं, बाकी से बोलते हैं चूरू और बाड़मेर, तो उन्होंने ऑन कैमरा कह दिया। बाकी सीटों का भी अब जिक्र किया कि जहां पर उनको समर्थन देने की जरूरत बता रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने कही कि काम कीजिए। लेकिन अगर ये 2-4 सीटें जो हैं ये अगर लूज करती है बीजेपी, अगर हारती है यहाँ पर इस बार पिछली बार के मुकाबले, कौन से बड़े चेहरे आपके हिसाब से राजस्थान की सियासत या बीजेपी की सियासत में इधर उधर किए जा सकते हैं? या फिर आपके हिसाब से बीजेपी के यहां से सबसे बड़ा नेता कौन बनकर उभरेगा इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान से? देखिए मनीष, मैं आपने जो एक चीज बोली है कि किरोड़ी जी ने बोला है कि हम 2 सीटें हारे, उन्होंने बोला कि वहां फाइट है, हार नहीं रहे। किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हार रहे हैं। हो सकता है फाइट, उनको लगता है कि वहां पे थोड़ा सा नहीं, पर मदन जी आप ईमान बार नहीं रहे। बार बार बीजेपी के कई नेता, मैं चाहे तो मैं बाइट सुना सकता हूं, कई नेता कह चुके हैं कि 1-2 सीट लूज कर सकते हैं।
मैंने नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, फाइट बोला है, लूज कर सकते हैं, कोई नहीं बोला। आपको मैं फिर कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपको कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर इतिहास लिखा जाएगा। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और इसलिए जीत रही है क्योंकि ये अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि मुद्दे मंगलसूत्र बता रहे थे, किसान बता रहे थे। मैं बड़ा ज्यादा पुराना नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता को ध्यान नहीं, जो किसानों के दर्द को लेकर आज बात करें। सोहन लाल कटेला, इनको शायद ध्यान नहीं है, लाइव वीडियो बनाता हुआ आत्महत्या करा था इसी सरकार के कर्ज माफ के वादे की वजह। ये महिलाओं और सैनिकों की बात करने का अधिकार कांग्रेस को किसने नहीं दिया? इस राजस्थान की जनता ने देखी है कि देश में सर्वोच्च बलिदान देने वाली वीरांगनाओं के सर के बाल घसीट के, और उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस तरीके से जलालत और जलील किया था। आप युवाओं की बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। अरे राजस्थान के सरकार के मंत्री युवाओं का भविष्य खुले में बेचते थे, सौदा करते थे। वो भूल गए युवाओं का दर्द। इन सारे दर्दों को दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने विश्वास किया, और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने दिखा दिया कि हम मुद्दों की राजनीति नहीं, जनता के हितों के लिए कार्य करेंगे। चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे पूर्वी राजस्थान से वोट की फसल काटने की आरसीपी का मुद्दा हो, चाहे आपका किसानों को उनकी किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो, चाहे युवाओं के पेपर जिन्होंने बेचे थे उनको पाताल से, नेपाल से ढूंढ के लाके सजा दिलवाने के लिए न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने किया। किस मुंह से बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो जीतने की? अरे आपने देखा नहीं वो सीन? सिक्कर के अंदर आप सीटें जीत के आए, नागौर में सीट जीत के आए। सिक्कर में आप उस पार्टी के साथ में गठबंधन किया जो आपके वहां पे दूसरी जगह आमने सामने लड़ रहे थे। नागौर के अंदर आप गठबंधन कर गए। आप चूरू के अंदर नेता इंपोर्ट करके लेके आए। कोटा में आपके साथ में चुनाव लड़ने वाला नहीं था, वहां से इंपोर्ट करके लाए। वो सीन भी देखा है राजस्थान के पत्रकार बंधुओं ने, जब आपके नेता चुनाव लड़ने के लिए इंपोर्टेड कैंडिडेट का तो आप पर भी आरोप लगा, इंपोर्टेड कैंडिडेट का तो आप पर भी आरोप लगा मदन जी, इंपोर्टेड कैंडिडेट का तो आप पर भी आरोप लगा कि चाहे वो अलवर की सीट हो या फिर दूसरी सीटें हो, जालौर की सीट, आप जी जी किसने टिकट लौटाया? कांग्रेस ने लौटाने की प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, सुनिए, आउटसाइडर की बात कर रहा हूं, पहले ही हार मान ली थी, पहले ही हार मान ली थी। और बाड़मेर के अंदर और जालोर का बता दे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बेटे का क्या भविष्य है? यहाँ परिवारवाद और तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, इनके ऊपर चलने वाली पार्टी को राजस्थान ही नहीं देश की जनता ने नकार दिया है। राजस्थान में 25 की 25 सीटों पे जीतेंगे। और अगर मेरे मित्र हैं, और आज जैसे गोविंद सिंह डोटासरा जी पीसी के अंदर कह रहे थे कि हम चाहे एक भी सीट ज्यादा लेके आए, तो किरोड़ी लाल जी ने तो हिम्मत दिखा दी कि अगर 7 सीट नहीं आएगी तो इस्तीफा दे देंगे। क्या गोविंद सिंह डोटासरा इस्तीफा देंगे? सुभाष जी आप सुन रहे हैं? अगर कल परिणाम उसके अनुसार नहीं आए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, क्या गोविंद सिंह डोटासरा इस्तीफा देंगे? सुभाष तो ये जवाब सुभाष जी देंगे, आप भी यही जवाब दे देंगे। तो फिर सुभाष जी, मेरा सवाल आपसे ये है, सुभाष जी एक मिनट, मेरा सवाल मैं खत्म कर लेता हूं आपसे। अब मेरे सवाल की आप जवाब दें मदन प्रजापति का, उससे पहले मेरा सवाल ये होगा आपसे कि अशोक गहलोत के बारे में तो बात हो गई है कि जिस तरह से एसपी मित्तल साहब ने कहा कि वो तो 25 सितंबर 2022 को ही देखने को मिल गया था कि उनकी अब सियासी साख और सियासी दांवपेच किस तरफ जाने वाले हैं। अगर जालौर सीट कांग्रेस गंवाती है, अमेठी सीट कांग्रेस गंवाती है, रायबरेली सीट मान लीजिए जीत जाती है, जयपुर ग्रामीण एक बार को अगर कांग्रेस निकाल लेती है, टोक सवाई माधोपुर, आपको लगता है कि सचिन पायलट अग्रणी भूमिका में आ खड़े होंगे फिर राजस्थान की कांग्रेस की सियासत में? हाँ मनीष जी, मैं सिलसिलेवार इन सब बातों का जवाब देता हूँ। जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता अभी जो कह रहे थे, तो इनका तो एक ही चीज है कि मेरा झूठ सबसे मजबूत। झूठ बोलने में ये लोग मास्टरमाइंड है, क्योंकि इनको ऊपर से इन चीजों की सर्विसेज मिलती है, किस तरीके से आपने सुन लिया, आपने बोल लिया, ईवीएम को ब्लेम तो नहीं करेंगे ना आप? सुनिए पहले एक बार, ब्लेम तो नहीं करेंगे? अरे तो सुनने की क्षमता रखिए ना, बोल चुके हैं ना। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, बड़े विनम्रता से पूछ रहा हूँ, कल ईवीएम को ब्लेम करेंगे क्या? चुनाव आयोग को गाली नहीं निकालेंगे, ईवीएम को ब्लेम नहीं करेंगे, कल पक्का है ना? इस समय अपराध की श्रेणी में सबसे ज्यादा है तो भरतपुर जिला है, और जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा सांगानेर है। ये 25 सरकार है, अभी तक इन भजन आगे ना, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है आप लोगों की प्रवृत्ति, अपराध और देश की जनता भी जानती है।
आपने चिरंजीवी योजना खत्म कर दी। सुखदेश जी समय थोड़ा कम है, आप विधानसभा चुनाव के मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं सचिन पायलट को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत कल ईवीएम को ब्लेम नहीं करेंगे, और अगर जो गोविंद सिंह डोटासरा ने आज पीसी करी, अगर 21 सीटें नहीं आए तो वो इस्तीफा दे देंगे क्या? सिर्फ 2 चीज पूछ कीजिए आप। कल ईवीएम को ब्लेम नहीं करेंगे और गोविंद सिंह डोटासरा अगर उनके कहे अनुसार परिणाम नहीं आए तो इस्तीफा दे देंगे क्या? ठीक है, अब आखिरी पड़ाव पर है आप सुखदेश, अगर आप बात का जवाब देते तो बेहतर होता। संजीव, आपसे मैं आखिर में जानना चाहता हूं, जो चेहरे हमने अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गजेंद्र शेखावत, वसुंधरा राजे, क्या लगता है कौन से बड़े चेहरे 4 जून के बाद जो सियासी भविष्य होगा, किनका जो है सियासी भविष्य केंद्र के साथ राज्य में होने वाला है? एक ब्राइट फ्यूचर आप उनका देख रहे हैं, और कौन से चेहरे जिनका सियासी पटाक्षेप हो सकता है? मनीष जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट जी को मौका देना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा अभी विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको महासचिव बनाया और उसके बाद उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बनाया, और उसके बाद जिस तरीके से राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने एक के बाद एक धुआंधार प्रचार किया पार्टी के लिए, और उनका जो अपना गुट था वो काफी एक्टिव था इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी को अब सचिन पायलट जी को चेहरा बनाना चाहिए और उनको पूरी की पूरी आजादी देनी चाहिए कामकाज को करने की, क्योंकि जब तक इन दोनों लोगों के बीच में खींचतान बनी रहेगी तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन करना चाहती है उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब अंदर कलह होती है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी की जो कलह है वो खुलकर सामने बाहर आ जाती है, बट भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अच्छी चीज कह सकते हैं उसको कि वहां की जो कलह है वो बाहर निकल करके सामने नहीं आती। क्योंकि अगर आप जिस तरीके से देखें वसुंधरा राजे जी को मुख्यमंत्री ना बनाना, वो वसुंधरा राजे का गुट जो है वो नाराज है, एक दर्जन से ज्यादा जो सीटें हैं उनके ऊपर वो प्रभाव रखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सचिन पायलट को आगे आकर के कांग्रेस को आके मौका देना चाहिए और उनको आगे बागडोर देनी चाहिए राजस्थान कांग्रेस की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजीव, आप हमारे साथ जुड़े। एसपी मित्तल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मदन प्रजापत जी और सुखदेश हालांकि हमारे साथ मौजूद नहीं, कांग्रेस से जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना है कि बड़े चेहरों की सियासी साख बढ़ेगी या घटेगी, कल सुबह 8 बजे के बाद से आपको पता लगने लगेगा, और एनडीटीवी पर आप हर पल की जानकारी, अपडेट्स और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।